सिंह स्टोरी कार्टून। हुनी गुड़िया। वो आवाज। आधी रात का वक्त हो चुका था। पड़ोस वाले घर से फिर से किसी बच्चे की रोने की आवाज सुनाई देने लगी और साथ में उसी घर में रहने वाली देवकी नाम की औरत की लोरी गाने की आवाज भी। ये आवाज सुनते ही राधिका डर से थर थर कांपने लगी। उसने जल्दी से गहरी नींद में सोए अपने पति केशव को जगाया। केशव, उठो, देखो ना, फिर से किसी की लोरी गाने की आवाज आ रही है बाजू वाले घर से। क्या हुआ राधिका? क्यों परेशान हो रही हो? अरे कोई आवाज नहीं आ रही यार। लेकिन अभी बस 2 मिनट पहले तो देव की लोरी गा रही थी और एक बच्चा रो रहा था। अरे कोई मूवी देख रहा होगा, उसकी आवाज होगी। देवकी और उसके पति मोनिश ने बताया ना कि उनके बच्चे नहीं होते। उस घर में कोई बच्चा नहीं है। अब ना तुम भी सो जाओ और मुझे भी सोने दो। लेकिन अभी बस 2 मिनट पहले तो देव की लोरी गा रही थी और एक बच्चा रो रहा था। राधिका हैरान थी कि आवाज सिर्फ उसे ही सुनाई क्यों देती थी। लेकिन जब उसके पति केशव ने उसकी बात नहीं सुनी तो वो सोने की कोशिश करने लगी। लेकिन राधिका के कानों में किसी छोटी बच्ची के हंसने की आवाज गूंजने लगी। राधिका बुरी तरह से डर गई थी। अगली सुबह मैं दुकान जा रहा हूँ। आज माल खत्म हो रहा है दुकान में। इन दिनों पता नहीं क्यों लोग जमकर खिलौने खरीद रहे हैं। आज बड़े बाजार जाकर सारे खिलौने ले आता हूँ। आप रात होने से पहले आ जाएंगे ना? लगता है तुम देवकी से अभी तक डरी हुई हो। अच्छा ठीक है, देखो घर के पीछे वाली गैलरी में मत जाना, क्योंकि वहां से तुम्हें अक्सर देवकी नजर आती है और तुम ना फिर डर जाती हो। ठीक है केशव, मैं आज उधर जाऊंगी ही नहीं। जब भी उधर देखती हूँ कुछ डरावना ही नजर आता है। केशव दुकान चला जाता है। तभी अचानक राधिका को याद आता है कि घर की गैलरी में उसने कुछ कपड़े सुखाए थे। डरते हुए वो वहां जाती है। दूसरी तरफ देवकी की गैलरी नजर आती थी। राधिका जैसे ही कपड़े लेकर वापस आने को पलटती है, उसकी नजर सामने देवकी की गैलरी में पड़ी। वहां एक 4 साल की बच्ची खड़ी होकर उसे घूर रही थी। हे भगवान, ये कौन है? कौन है ये? मैं इससे पूछूं कि इसका नाम क्या है? हाँ, पूछ लेती हूँ, फिर केशव को बताऊंगी। वो मेरी बात पे भरोसा नहीं करते ना। बेटा, कौन हो तुम? हाँ, तुम्हारा नाम क्या है? गुड़िया। तभी अचानक वहां पर देवकी आती है और वो बच्ची गायब हो जाती है। क्या हुआ? आप किससे बात कर रही थी? वो यहाँ पे मैंने एक लड़की को देखा था। वो कौन थी? कहाँ गई वो अभी? कौन लड़की? मैंने कहा ना मेरे घर में कोई बच्चा नहीं है। मैंने देखा था, वो यही थी। वो आपके पीछे कौन है? राधिका को फील होता है कि किसी ने उसे धीरे से पुकारा, आंटी। राधिका पलट कर देखती है तो वहां वो छोटी बच्ची खड़ी थी। राधिका चीख कर बेहोश हो जाती है। जब उसकी आंख खुलती है तो केशव उसके पास खड़ा था। क्या हुआ राधिका? राधिका, होश में आओ। वो तो भला हो देवकी जी का, जिन्होंने तुम्हें बेहोश पड़ा देखकर मुझे कॉल कर दिया और मैं घर आ गया। तुम उस गैलरी में गई ही क्यों? केशव, वो लड़की यहाँ आ गई थी और वो देवकी, वो ठीक औरत नहीं है। तुम पागल हो गई हो राधिका। आज देवकी जी ने ही मुझे तुम्हारे बारे में बताया। क्या सोचती रहती हो? अरे कोई नहीं है उस घर में। अगले दिन केशव की दुकान जाते वक्त, मैं भी आज आपके साथ चलूंगी। अच्छा ओके ठीक है, चलो चलो। दुकान पर पहुंचकर, वाह केशव, कितने सारे नए खिलौने। और ये इस पैकेट में क्या है? अरे एक बड़े साइज की डॉल है, मार्केट में नहीं आई है। सोचा अगर लोग खरीदेंगे तो अगली बार और ऑर्डर कर दूंगा। क्या मैं देख लूं इस डॉल को? हाँ देख लेना। मैं जरा माल लेने बड़े बाजार जा रहा हूँ। तुम दुकान संभाल लो
और आराम से बैठकर खिलौने देख लो, ठीक है? केशव दुकान से चला जाता है। तभी कुछ देर बाद देवकी दुकान पर आती है। कैसी हो तुम? तुम यहाँ क्या लेने आई हो? गुड़िया? गुड़िया? मेरा मतलब तुम गुड़िया का क्या करोगी? तुम्हारे घर में तो बच्चे। तुम मुझे गुड़िया दिखाओ, बस बड़ी वाली गुड़िया। राधिका घबराते हुए बड़ी डॉल का पैकेट खोलती है। बिल्कुल ऐसी ही डॉल चाहिए। आज वो खुश हो जाएगी इसे देखकर। कौन खुश हो जाएगी? देवकी अजीब नजरों से राधिका को देखती है और बिना कुछ कहे पैसे देकर चली जाती है। उसके जाने के बाद राधिका शॉप के अंडरग्राउंड में नए टॉयज का मॉल चेक करने जाती है। वहां बच्चों का एक झूला था। राधिका ने देखा कि वो झूला हिल रहा था, जैसे अभी अभी कोई वहां से उतरा हो। राधिका को किसी छोटे बच्चे की आवाज आती है। कौन है वहाँ? वही छोटी लड़की जो देविका के घर दिखी थी, राधिका के सामने आ जाती है। आंटी, मुझे गुड़िया चाहिए, वो बड़ी वाली। मेरे पास कोई गुड़िया उड़िया नहीं है। बड़ी गुड़िया चाहिए, मुझे दे दो, नहीं तो मैं ये सारे खिलौने जिंदा कर दूंगी और फिर वो आपको मार डालेंगे। कौन हो तुम? मैंने कहा ना नहीं है मेरे पास बड़ी गुड़िया। अभी तो थी ना, कहाँ गई? वो देवकी ले गई अपने साथ। अभी जाओ और मेरी गुड़िया लेकर आओ, वरना। उस छोटी लड़की के नाखून बड़े हो जाते हैं और पैर उल्टे। वो बहुत ही खौफनाक दिखने लगती है। नहीं देखो, मैं अभी जाकर तुम्हारी गुड़िया लाती हूँ। तुम यहीं रुको। नहीं, मैं तुम्हारे साथ चलूंगी, कहीं तुम भाग गई तो। राधिका शॉप से निकलकर तेज स्पीड में सड़क पे चलने लगती है। उसने पलट के देखा तो वो लड़की साही की तरह उसका पीछा कर रही थी। राधिका देवकी के घर पहुंचती है। दरवाजा खुला था। राधिका अंदर गई, वहां कोई नजर नहीं आया, बस सामने वो गुड़िया रखी थी। राधिका चुपचाप गुड़िया को उठा के वहां से आने लगती है। पीछे से आवाज आती है। रुको, ये क्या कर रही हो? मेरी गुड़िया कहाँ ले जा रही हो? देखो देवकी, ये गुड़िया मुझे ले जाने दो, वरना वो लड़की। ओह, तो उसने तुम्हें डराया। उसे तो मैं बुलाती हूँ। गुड़िया, जरा यहाँ आना बेटा। मम्मा क्या हुआ? मेरी लाडो गुड़िया को बहुत पसंद है। देखो ना, 10 साल की हो गई, अब तक डॉल से खेलती है। ये तो वही लड़की है, और ये 10 साल की नहीं 5 साल की है। हाँ, लेकिन जब उस कार एक्सीडेंट में मर गई तब 5 की थी, अब तो 10 की हो गई है ना। मतलब ये मेरी बेटी है और मरने के बाद भी मेरे साथ है। इसे ना लोरी सुन के ही नींद आती है और डॉल्स इसे बहुत पसंद है। राधिका बुरी तरह से घबरा के भागती है। भागते भागते मेन रोड पे आ जाती है। वहीं उसका एक्सीडेंट होता है और उसकी मौत हो जाती है। मगर राधिका की मौत के बाद केशव को पास वाले घर से बच्चे के रोने और लोरी गाने की आवाज सुनाई देने लगती है। गूंज। रात के ठीक 1 बजे तेज बारिश और कड़कड़ाती बिजली में अपने घर की बालकनी में खड़ी सुमन खोई खोई कुछ सोच रही थी। अंदर आ जाओ ना। उसके घर के अंदर से आवाज आती है। तब भी सुमन काले अंधेरे में खड़ी न जाने किसका इंतजार कर रही थी, जिसमें से एक औरत अपने 2 बच्चों के साथ उसके पास वाले घर में लाल रंग की एक कार से उतरती है और बारिश में भागती हुई सामने वाले घर में चली जाती है। हेलो, कौन? मेरा कुछ सामान तुम्हारे पास है, लौटाओगी नहीं? आपका क्या सामान? कौन है आप? और मैं तो इस घर में कुछ सेकंड्स पहले ही आई हूँ। आपको यहाँ का नंबर कैसे पता चला? मम्मी, हो सकता है कि जो फैमिली यहाँ पहले रहती हो, ये कॉल उनके लिए हो। नहीं, ऐसा नहीं है। बाहर
कड़कड़ाती बिजली, एक अनजान आदमी के फोन ने नेहा को डरा दिया था। वो फौरन कॉल रख देती है। चलो बच्चों, कमरे में चलते हैं, मैं तुम्हें सुला देती हूँ। पर यहाँ इतने अंधेरे में तो कुछ भी नहीं दिख रहा मम्मी, फ्लैश लाइट ऑन करो ना। नेहा फ्लैश ऑन करती है, जहां उसे ऊपर जाने की सीढ़ियां दिखती हैं और चारों तरफ सफेद कपड़ों से ढके हुए फर्नीचर। तभी नेहा की 3 साल की बेटी उससे कहती है, मम्मा घोस्ट। नो माय लव, ये तो वाइट क्लोथ्स हैं। चलो ऊपर मम्मा आपको स्टोरी सुनाएगी, सुननी है ना? चलो चलो चलो। नेहा स्ट्रॉबेरी को गोद में उठाती है और रोहन के साथ सीढ़ियां चढ़ना शुरू करती है। एक एक कदम उसे ऐसा एहसास हो रहा था मानो वो सीढ़ियों पर नहीं दलदल में कदम रख रही हो। ये मेरे पैर सीढ़ियों में धंस क्यों रहे हैं? बहुत देर चलने के बाद सीढ़ियां खत्म होती हैं। ऐसा लग रहा है मानो मैं जन्म से बस चल ही रही हूँ। जैसे तैसे थकी हारी नेहा ऊपर कमरे में पहुंचती है। जैसे ही फ्लैश बेड पर पड़ता है, वो देखती है कि उसके दोनों बच्चे पहले से ही बिस्तर पर सो रहे हैं। मेरा सर चकरा रहा है। बच्चे तो मेरी गोद में थे, यहाँ कैसे आ गए? और वो भी मुझसे पहले। नेहा कुछ समझ नहीं पाती और बेसुध होकर जमीन पर गिर पड़ती है। अगली सुबह उसकी आंखें सूरज की किरणें चेहरे पड़ने से खुलती हैं। नेहा बालकनी में जाती है, जहां उसे सुमन अपने बालकनी में खड़ी दिखती है। ऐसा लग रहा था मानो सुमन रात भर से वहीं खड़ी थी। सुमन नेहा को मुस्कुराकर देखती है। हेलो, मैं यहाँ कल ही शिफ्ट हुई हूँ। मेरे हस्बैंड का यहाँ ट्रांसफ़र हुआ है। आसपास कहीं घर ही नहीं मिला, तब 40 किलोमीटर दूर यहाँ ये घर मिला। आप यहाँ पर कब से हैं? पता नहीं, सालों हो गए, यहाँ कोई आया ही नहीं। पर अब तुम आई हो तो राहत सी लगी। आओ ना घर पर। हाँ हाँ, क्यों नहीं, मुझे भी कंपनी मिल जाएगी। वैसे कल रात ना यहाँ कुछ अजीब महसूस किया मैंने। मैं आकर बताती हूँ। नेहा सुमन से मिलने उसके घर जाती है और पिछली रात हुए इंसिडेंट के बारे में उसको बताती है। ये तो कुछ भी नहीं है नेहा, ऐसे तो कई इंसिडेंट्स मेरी एक फ्रेंड के साथ भी हुए हैं और रोज़ होते ही हैं। सुमन अपनी कार में बैठी अपने नए ठिकाने की ओर बढ़ रही थी। जंगल के बीच से गुजरती वो खुद से कहती है, ये सिविल इंजीनियर्स की लाइफ ना बड़ी मुश्किल है। कहाँ जंगल झाड़ी में रहना पड़ेगा। कार एक घर के पास रुकती है। लीजिए मैडम, हम आ गए। आपको कुछ जरूरत हो तो मुझे कॉल कीजिएगा, मैं ये बगल वाले घर में ही हूँ। सुमन घर के अंदर जाती है। डाइनिंग टेबल पर पहले ही खाना रखा हुआ था, पानी का ग्लास भी, टीवी ऑन ही था। ऐसा लग रहा था मानो अभी अभी यहाँ कोई था या है। चलो, कंपनी अच्छी है, सब अरेंजमेंट्स मेरे आने के पहले ही कर रखे हैं। सुमन खाने की टेबल पर बैठती है, जहाँ 5 लोगों का खाना परोसा हुआ था। 5 प्लेट किसके लिए सर्व कर दिया? हाथ है। सुमन अपनी प्लेट से खाना शुरू करती है और उसी वक्त बाकी 4 प्लेटों से भी खाना गायब होने लगता है। प्रमिल, कहाँ हो तुम प्रमिल? सुमन भागती हुई अपने ड्राइवर के घर पर जाती है। सुमन क्या देखती है कि प्रमिल जमीन पर गिरा हुआ है। फर्श पर हर तरफ खून ही खून। प्रमिल के मुंह से भी खून आ रहा था। वो कराहता हुआ कहता है, मैम, यहाँ रूहें रहती हैं, ये आपको भी नहीं छोड़ेंगी। ये कहते कहते ही प्रमिल दम तोड़ देता है और सुबह के 11 बजे अचानक ही अंधेरा छा जाता है। चारों तरफ से अजीबोगरीब आवाजें आने लग जाती हैं। मम्मी आई, अरे कोई खाना देगा क्या मुझे? अरे जी सुनिए ना, प्लीज प्लीज मुझे मत मारो। पापा बचाओ, ये लोग कौन है? सुमन अपने दोनों हाथों से अपने कान को बंद कर लेती है और जोर जोर से चीखती है। अचानक एक सन्नाटा चारों ओर फैल जाता है। सुमन प्रमिल के घर से बाहर निकलती है।
चारों ओर घुप अंधेरा, वो भी कुछ देख नहीं पाती और वापस अपने घर की ओर लौट आती है। इससे अच्छी तो मौत होती। ये मैं कहाँ फंस गई? मम्मा गोदी। अरे सुमन, क्या मरने वरने की बात करती रहती हो? जाओ मेरे लिए चाय बनाओ। ये कौन बोल रहा है? तभी अचानक से घर की लाइट्स ऑन हो जाती हैं। सुमन देखती है कि वो किचन में है। उसके ठीक बगल में एक औरत, जिसके बाल उसके चेहरे की ओर थे, गैस के फ्लेम में अपने दोनों हाथों को पका रही थी। तुम कौन हो तुम? और यहाँ क्या कर रही हो? इनको बहुत पसंद है मेरे हाथों का खाना, तो मैं भी चखवा दूं क्या? कर्कश आवाज में ये कहती हुई वो औरत झट से सुमन के हाथों को आग में डाल देती है। सुमन चीखती रहती है, पर वो औरत उसके हाथों को नहीं छोड़ती। तुम्हारे पेट में एक बच्चा है ना, सुन लिया मैंने। और औरत ये कहती सुमन के पेट पर हाथ फेरने लग जाती है और उसके पेट में हाथ डालकर मांस का टुकड़ा बाहर निकाल कर खा लेती है। मेरा बच्चा। ये तो कुछ भी नहीं, उधर देखो। वो औरत दीवार की तरफ इशारा करती है। दीवार पर खून के ऐसे धब्बे थे मानो नवजात शिशुओं को उसी दीवार पर पटक पटक कर मार दिया गया हो। तभी वहां लगभग 5 साल का एक बच्चा आता है। उसका शरीर पूरा सफेद और आंखें काली थी। माँ, भूख लगी है। वो औरत अपने आग में सेके हुए हाथ को वहीं पास में पड़े चाकू से काटकर बच्चे को खाने को दे देती है। सुमन तो समझो अब मर ही चुकी थी। इतना कुछ देखने के बाद कौन ही जिंदा रह सकता था? अब उसका शरीर भी गवाही दे रहा था। एक कदम भी चलना मुश्किल था। वो दीवार को पकड़ पकड़ कर बाहर हॉल में आती है, जहां डाइनिंग टेबल पर 5 लोगों को बैठा देखती है। बिना सर का एक आदमी टेबल पर अपने बीवी और 3 बच्चों के साथ बैठा था। सभी सुमन की ओर देखते हैं। मम्मी, तुम मेरी मम्मी बनोगी। यहाँ हमारी जैसे बहुत से लोग रहते हैं, बहुत सारे। फिर उस लड़की का क्या हुआ? वो अब जिंदा है? हाँ, उन लोगों को एक जिंदा इंसान भी चाहिए था, जिसे वो रूहें रोज मारे, रोज। पता नहीं कितनी ही रूहें हैं, आज भी 1-2 तो दिखी जाती हैं। वो लड़की तो बस निकलने का राह ढूंढ रही है, पर वो निकलेगी कैसे? क्या कोई तरीका है? हाँ, किसी और को उन रूहों के हवाले कर देना, यही एकमात्र रास्ता है। तो उसने किसे उन आत्माओं के हवाले किया? किया नहीं, अब करेगी। तुम्हें ये वही घर है और वो लड़की मैं हूँ। अलविदा।